Hello students, today we are going to start limiting reagent, that is the fifth part of some basic concept of chemistry of class 11th. In this part, we will discuss about limiting reagent, then expressing concentration terms of the solutions. For example, mass percentage, molarity, molality and mole fraction in this section. Then what is the meaning of limiting reagent? Limiting reagent का मीनिंग क्या है? जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे? तो किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंप्लीटली फिनिश हो जाए, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. The reactant that is entirely consumed when a reaction goes to completion. जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाता है, जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. Once one reactant has been completely consumed, then reaction stops and that reactant is known as limiting reagent. एक बार जब एक रिएक्टेंट हमारा फिनिश हो जाता है, तो हमारा पूरी रिएक्शन बंद हो जाता है, क्योंकि एक कंपोनेंट ही रुक गया, बंद हो गया मिलना, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया. इस वजह से रिएक्शन बंद हो जाता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. For example, we are going to take one analogy of ice cream making. For example, suppose for making one ice cream, we need 2 scoops of ice cream, 1 cherry and 50 ml of the syrup to make 1 sundae of ice cream. अब देखिए हमें नेक्स्ट सिचुएशन में क्या दे रहा है? हमारे पास कितना 4 पेयर है, मतलब कितना 8 स्कूप हमारे पास आइसक्रीम है, और हमारे पास चेरी कितना है? 6 है, और यहाँ 100 ml हमारे पास सिरप है. तो हम कितना इससे बना सकते हैं संडे कप ऑफ आइसक्रीम? तो यहाँ पर हम आइसक्रीम बनाने में जैसे 2 स्कूप आएगा आइसक्रीम, 1 चेरी और 50 ml, तो हमें 1 आइसक्रीम मिलेगा. इसी तरह दूसरा पेयर हमने ले लिया स्कूप का, और एक दूसरा चेरी ले लिया, और नेक्स्ट 50 ml ले लिया, तो 2 कप आइसक्रीम मिला. अब देखिए यहाँ कौन सबसे पहले 3 कंपोनेंट में सबसे पहले कौन कंज्यूम हो गया? हमारे पास सिरप कितना था? सिर्फ 150 ml ही था, और सिरप हमारा कंज्यूम हो गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ 100 ml ही था. 50 ml दोनों में कंज्यूम हो गया. लेकिन चेरी अभी भी 4 बचा हुआ है, और यहाँ 4 स्कूप हमारा 4 स्कूप क्या है? आइसक्रीम भी बचा हुआ है. तो इस तरह से ये दोनों तो अभी बचे हुए हैं, लेकिन फिनिश कौन हो गया? हमारा सिरप. सिरप फिनिश हो गया, इसलिए इस प्रोसेस में लिमिटिंग कंपोनेंट हमारा क्या हुआ? सिरप. So you should select limiting reagent in reactions in the same manner. अब चेक कीजिए कि सबसे पहले रिएक्शन में कौन कंपोनेंट फिनिश होगा. इसको पहचानने के 2 ट्रिक है. यहाँ पर जैसा हमने बताया आपको, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? सिरप. तो लिमिटिंग रिएजेंट किसी रिएक्शन में पहचानने के 2 ट्रिक है. उसमें बेस्ट ट्रिक हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं. क्या है? आप सबसे पहले यू शुड राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए. इसके बाद आप जितने कंपोनेंट का मास दिया हुआ है रिएक्टेंट का, उनका मास ले लीजिए, उनका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट. अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्री दिया हुआ है, स्टोइकियोमेट्री हमने बताया था, जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले दिया रहता है, तो हर रिएक्टेंट के पहले जो हमारा दिया हुआ है, आप क्या कीजिए? Divide the calculated moles by number of moles of respective reactants in balanced chemical equation. जो हमने given mass में number of moles हमने कैलकुलेट किया, उसको अब क्या करना है? करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्री से आपको डिवाइड कर देना, और जिसका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. जिसका सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आपको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करने के बाद बचा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. दूसरा टेक्निक क्या है? आप क्या कीजिए? हर रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लीजिए. जितने रिएक्टेंट वहां हैं उनसे जो सबसे कम प्रोडक्ट देगा, वही क्या है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. दोनों टेक्निक से हम लोग एक एक न्यूमेरिकल को देखते हैं. फॉर एग्जांपल, 36 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? हमने 36 ग्राम कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन में, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है. तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लिया.
इसके बाद हमें मास रिएक्शन में कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम कार्बन और 64 ग्राम ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन O2 का मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 36 ग्राम बाई 12 ग्राम, मोलर मास कितना हो गया, 12 ग्राम, और गिवन मास 36 ग्राम। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया यहाँ, 3, और O2 का नंबर ऑफ मोल्स 64 बाई 32 इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स मिला है दोनों का, अब जैसे कार्बन का स्टोइकियोमेट्री में नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1, तो अब 3/1 हम कर देंगे। इसमें कितना है नंबर ऑफ मोल्स, 1, तो हम 2/1 कर देंगे। तो हमें कितना मिल गया, 3/1 इक्वल टू 3, 2/1 इक्वल टू 2। तो देखिए दोनों में छोटा कौन सा है, जब आपने स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया है, नंबर ऑफ मोल्स जो मिला कैलकुलेशन के बाद उसको हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया, और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल हमें डिवीजन करने के बाद मिला, ये 3 मिला और ये 2 मिला। जो सबसे छोटा वाला है इनमें से वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ बताइए कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट विल बी ऑक्सीजन ओनली, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जैसा हमने आपको स्कीम बताया था। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एग्जाम में न पूछ करके क्या पूछ दे, 36 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच मास विल बी, हाउ मच मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेंगे, पूछे या ना पूछे, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हम करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देंगे, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आया वही लिमिटिंग रिएजेंट है, वही प्रोडक्ट को गवर्न करेगा, क्योंकि जैसे ये खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगा। इस वजह से हम पूरा कैलकुलेशन हमारा किससे मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ किससे, लिमिटिंग रिएजेंट से। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट से क्या करते हैं, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में रिलेशन हम डेवलप करते हैं। तो मोल कंसेप्ट से हमें पता चलता है कि यहाँ 1 मोल से CO2 कितना बनेगा, 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना, 32 ग्राम से हमें कितना मिलेगा, CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 2 कितना हो गया, 44। तो हम O2 और CO2 के बीच में रिलेशन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंस 32 ग्राम क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल से हमारा CO2 कितना बन रहा है, 1 मोल। तो O2 का मोलर मास कितना, 32 ग्राम। 32 ग्राम और 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 मींस व्हाट, 44 ग्राम ऑफ CO2। तो हमको मिल गया। तो 1 ग्राम अगर O2 रहेगा तो CO2 कितना बनेगा, तो 44 ग्राम बाई 32। तो हमारा क्वेश्चन में कितना O2 है, 64 ग्राम। तो 64 ग्राम पर कितना बनेगा, 44 बाई 32 इंटू 64। आप कैलकुलेशन कीजिए कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 88 ग्राम। तो आपसे लिमिटिंग रिएजेंट पूछे या ना पूछे, आगे से सारे क्वेश्चन में सबसे पहला आपका क्या है, आप लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानेंगे। जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा उसी के थ्रू हम लोग फॉरवर्ड करेंगे कैलकुलेशन में। देन you should take another example here. Calculate the amount of H2O formed when 6 gram of hydrogen is burnt in 64 gram of oxygen. तो आपका कैलकुलेशन का प्लान क्या है, सबसे प्लान क्या है, आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए 6 ग्राम हाइड्रोजन का और 64 ग्राम ऑक्सीजन का। इसके बाद आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट से हम कैलकुलेशन को फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए जैसा हमने कहा, हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले लिया, हाइड्रोजन 6 ग्राम दिया है, ऑक्सीजन 64 ग्राम दिया है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया। H2 हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, H2 का, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो H2 का कितना 2 ग्राम। तो 6/2 हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया, H2 का मोलर मास 2 हो गया, तो 6/2 किया तो कितना आ गया, मोलर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 3। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 64 ग्राम दिया है, और O2 का मोलर मास कितना होता है 32, तो कितना हो गया 2 मोल्स। तो इस तरह हमको हाइड्रोजन का मोल्स कितना मिला, 3, और ऑक्सीजन का कितना 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप याद कीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इस कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स जो दोनों कंपोनेंट का है उसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्री से। इसमें हम डिवीजन किससे करेंगे, इसके स्टोइकियोमेट्री से, और इसमें किससे डिवीजन करेंगे, इसके स्टोइकियोमेट्री से। तो हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, तो 3/2 हो जाएगा इक्वल टू 1.5। इसी तरह ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स 2 है, और स्टोइकियोमेट्री में कितना है, स्टोइकियोमेट्री में 1, तो 2/1 इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमको मिल गया। अब हम लोग करते हैं इसमें
कैलकुलेशन हम शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। 2 moles of H2 gives 2 moles of H2। तो 2 मोल्स, एक मोल का हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम, तो 2 मोल्स का कितना 4 ग्राम, तो 4 ग्राम से हमें कितना मिला 2 into 18 ग्राम 36 ग्राम मिला। मींस 4 ग्राम of H2 gives water equal to 36 ग्राम। then 1 gram of hydrogen will give water equal to 36 by 4 that is equal to 9 ग्राम। अब 6 ग्राम जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस हाउ मच 36 by 4 that is equal to 9। 9 आया यहाँ 36 by 4 इंटू हमने क्या कर दिया 6 ग्राम पर कितना मिलेगा, तो इंटू 6 कर दिया दैट इज इक्वल टू 54 ग्राम। तो इस तरह से हमें मिला। नाउ सेकंड टेक्निक, जो हम लोगों ने दूसरा टेक्निक देखा है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का, इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, मरकरी एंड इट्स कंपाउंड्स हैव मेनी यूजेस फ्रॉम फिलिंग टीथ एज एलॉय ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड टिन टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन, बट because of their toxicity, soluble mercury compounds such as mercury second nitrate must be removed from the industrial wastewater। ये टॉक्सिक होने की वजह से सिल्वर जो हमारा मरकरी नाइट्रेट है उसको वेस्ट वाटर से निकालना जरूरी है। वन रिमूवल मेथड रिएक्ट्स विथ वेस्ट वाटर विथ सोडियम सल्फाइड। हमने वेस्ट जो हमारा है उसमें मरकरी नाइट्रेट है उसको हम लोग क्या करते हैं सोडियम सल्फाइड से ट्रीट करते हैं to produce what mercury second sulfide and sodium nitrate solution। in laboratory simulation मतलब जब लेबोरेटरी में ये रिएक्शन किया गया तो 0.050 लीटर ऑफ 0.010 molar mercury second nitrate reacts with 0.020 liter of 0.10 molar sodium sulfide। how many grams of mercury second sulfide will form here? तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड टेक्निक अप्लाई करते हैं। पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो हमारा रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री है उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट भी बनेगा, और दोनों रिएक्टेंट से हम क्या करेंगे प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, और जो सबसे कम प्रोडक्ट मिलेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग जो कम प्रोडक्ट मिलेगा जिससे उसी को हम लोग क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और वही प्रोडक्ट हमारा करेक्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, मरकरी नाइट्रेट प्लस सोडियम सल्फाइड गिव्स HgS प्लस NaNO3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले HgNO3 का हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम कितना दिया है 0.050 लीटर मरकरी नाइट्रेट दिया है, और कितना मोलारिटी है वहां 0.010 मोल पर लीटर। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HgS मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मोल से एक ही मोल बन रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, तो जितना मोल्स ये होंगे उतना ही मोल्स ये भी बनेंगे। इसी तरह अब देखिए इसमें भी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जितना मोल्स ये होगा उतना ही मोल्स ये बनेगा, क्योंकि एक मोल से एक ही मोल बन रहा है। तो इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंसंट्रेशन और मोलारिटी के अनुसार। वो लीटर कितना दिया है 0.020 लीटर दिया है, और मोलारिटी इतना दिया है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो कितना मिल गया 2.0 into 10 to the power minus 3 मोल HgS। अब देखिए दोनों में कौन सा कम है, कौन सा कम है, ये 10 to the power minus 4 है, ये 10 to the power minus 3 है, तो 10 to the power minus 4 is a smaller quantity। तो ये हमारा जो हुआ HgS क्या होगा, यहाँ मिनिमम क्वांटिटी हमें मिला। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से, तो हमें HgS का अमाउंट मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ हमारा HgNO3 ट्वाइस मरकरी नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि इसने प्रोडक्ट कम दिया। तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का 2 ट्रिक बताया, आपको जो अच्छा लगे उसको आप चूज कर सकते हैं। और मोलर मास से हमने जो कम अमाउंट हमारा 5.0 into 10 to the power minus 4 मोल HgS मिला, उसमें हमने मोलर मास से HgS का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमें क्या मिल गया ग्राम ऑफ HgS फॉर्म्ड। तो प्रोडक्ट मरकरी सल्फाइड फॉर्म्ड इज 0.12 ग्राम। रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। अब देखिए सिंस मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस इन केमिस्ट्री लैब आर कैरीड आउट इन सॉल्यूशंस, हम लोग केमिस्ट्री लैब में मैक्सिमम रिएक्शन सॉल्यूशन के अंदर में कैरी करते हैं। Therefore, it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the form of a solution। तो हम लोग सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को कैसे मेंशन करेंगे, इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है।
The concentration of solutions can be expressed in any of the following ways. For example, mass percentage, then molarity, then molality, then mole fraction. So we will discuss it one by one. तो देखते हैं मास परसेंटेज, इसको हम पीपीएच भी कहते हैं, पार्ट्स पर 100, पीपीएच। तो ये क्या हुआ, मतलब परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 पार्ट्स में से कितना पार्ट्स उस कंपोनेंट का है। तो हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज कैलकुलेट कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। मतलब 100 पार्ट सॉल्यूशन का अगर बना ले तो उसमें कितना पार्ट्स हमारा सॉल्यूट है, उसी को हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं। तो मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस तरह हमें मास परसेंटेज मिल जाएगा। मास परसेंटेज अगर मान लिया जाए किसी एलिमेंट का किसी फॉर्मूला में पूछ ले तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मोल्स ऑफ एक्स इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड आप कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स मतलब गिवन एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड आप ले लीजिए, और एक्स में क्या कीजिए, उस एलिमेंट का आप मोलर मास से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो उसका क्या मिल गया, आपको मास मिल गया, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास m, then you will get molar mass of the x in the compound। अब क्या करना है, डिवाइड बाय द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, जो हमें मास उस x एलिमेंट का मिला उसमें आप मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें क्या मिल गया, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन मतलब एक में कितना यूनिट है, उसको हम लोग मास फ्रैक्शन कहते हैं। अब उसको हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ x। तो वी विल सी इट्स न्यूमेरिकल्स फर्दर। Molarity. Molarity is another way of representing the concentration of the solutions. So molarity is defined as number of moles of a solute present per liter of the solution. मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, कैपिटल M या मोल पर लीटर। मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है या कैपिटल M, आप इसे ध्यान देंगे। देन नेक्स्ट वन इज इट्स फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, अब उसको डिवाइड किससे कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000, तो लीटर में हो जाएगा। लेकिन जो डिवाइडेड आपको 1000 होगा वो तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। तो आप इन फॉर्मूला का यूज करके आप मोलारिटी कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉब्लम इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड इज ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस इन वाटर। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr को जब पानी में डाल देते हैं वही क्या है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो जाता है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड सॉल्यूशन इफ 455 मिलीलीटर कंटेन्स 1.8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स HBr का दिया है और वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का कितना है, 455 ml, तो 455 ml को लीटर में कन्वर्ट कर देना है, तो हमें कितना हो जाएगा, 455 बाई 1000, तो लीटर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स बाई लीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर HBr हमारा 1.8 और हमने 455 बाई 1000 किया तो 1000 हमारा ऊपर चला गया, तो कितना हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए, 3.96 मोल पर लीटर या कैपिटल M कर दीजिए। तो इस तरह वेरी इजी क्वेश्चन। इसी तरह अगर इसको दूसरे वे से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मोल ऑफ HBr ले लीजिए, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो आप नंबर ऑफ मोल कितना है 1.8 और उसको 455 ml से डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह हमको क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन मोल पर मिलीलीटर मिलेगा। अब उसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 10⁻³ मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, तो लीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ ml से हम भाग कर दिए, तो क्या मिल गया, मोलारिटी मिल जाएगा। तो दूसरा ट्रैक है, आप वैसे कर सकते हैं। So any track you can choose for the solution of this type of question. Now another problem, how many grams of solute are found in 1.75 liter of a 0.460 molar solution of sodium monohydrogen phosphate, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2HPO4। इसमें कितना मोल कितना ग्राम हमारा जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है, इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ हमको मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी इतना मोलारिटी, और ये कितना आपको वॉल्यूम दिया है, तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम।
तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, और फिर उसके मोलर मास से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, वही आपको हमने बताया, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। Knowing molarity and volume allows us to find the number of moles. Number of moles मिल गया, then the number of grams of the solute. The molecular formula of solute is Na2HPO4। तो देखते हैं हमें क्या किया हमने, मोलारिटी हमें क्या है, वॉल्यूम कितना दिया है 1.75 लीटर, और मोलारिटी कितना है 0.460। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट कितना मिला 0.805 मोल मिल गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका मास कैलकुलेट करना है, तो मोल में हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आप मोलर मास कैलकुलेट कीजिए, तो मोलर मास इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 141.96 मतलब 142। इससे आप मोल्स में कैलकुलेट कर दीजिए तो आपको मास मिल जाएगा 114 ग्राम ऑफ Na2HPO4। अब मोलालिटी, another concentration term is molality. Molality is the number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. अब यहाँ ध्यान दीजिए, मोलारिटी और मोलालिटी में दोनों में डिफरेंस। मोलारिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन मोलालिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं है, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, और इसका यूनिट क्या होता है, मोल्स पर केजी या स्मॉल एम। मोलालिटी का यूनिट क्या हुआ, मोल्स पर केजी और स्मॉल एम। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, या सीधे सीधे आप क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप मोलालिटी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, it is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution। किसी particular component का number of moles है उसको divide कर दीजिए total number of moles of the solution से, तो आपको क्या मिल जाएगा, mole fraction मिल जाएगा। For example, if Na and Nb are the number of moles of A and B are mixed to form a solution, then mole fraction of A मतलब component A का कैसे हम लोग देंगे, इसको हम लोग mole fraction को x से दिखाते हैं, तो mole fraction of x, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग कैसे, मतलब एक्स आइस का सबस्क्रिप्ट दे देते हैं ए, एक्स एस एस, हम लोग क्या करेंगे सबस्क्रिप्ट दे देते हैं एक्स का, वो सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यही दोनों कंपोनेंट सॉल्यूशन में है, तो डिवाइड कर देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरह बी का कैलकुलेट करना रहेगा, तो हम क्या कर देंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कर देंगे, तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिल जाएगा। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन बी ऑफ सॉल्यूट, अभी हमने बताया एक कंपोनेंट का अगर कैलकुलेट कर लिए तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू यूनिटी। दो कंपोनेंट हैं तो एक कंपोनेंट मिल गया तो दूसरे कंपोनेंट का क्या है, 1 में से घटा दीजिए तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इस तरह से हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो गया। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। नाउ another numerical problem here on these concentration terms। इन concentration terms में आपको एक numerical problem है, a solution is prepared by adding 360 gram of glucose to 864 gram of water। calculate mole fraction of glucose। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। मोलिकुलर फॉर्मूला याद है तो मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, सारे एलिमेंट का मोल मास जोड़ करके मोलर मास मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ ग्लूकोज कितना 360 ग्राम, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा, इसके बाद इसका करना होगा, इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हुआ, गिवन मास 360 ग्राम और मोलर मास कितना 180 इक्वल टू 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 864 ग्राम और वाटर का H2O फॉर्मूला होता है, मोलर मास कितना 18 ग्राम, तो हमें कितना मिल गया 48 ग्राम, 48 मोल्स मिल गया वाटर का। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज तो कितना हो जाएगा 2 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स
यहाँ ग्लूकोज का 2 और वाटर का 48 मोल्स, तो जोड़ दिए तो 2/50 हो गया, इक्वल टू कितना 1/25 इक्वल टू 0.04। इस तरह ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिल गया। कई बार आपको ग्लूकोज का ना पूछ करके वाटर का पूछ देता, तो अगर ग्लूकोज कर लिए हैं तो वाटर का क्या होगा 1 माइनस 0.04। तो इस तरह वाटर का मोल फ्रैक्शन मिल गया, कैलकुलेशन आगे करने की जरूरत ही नहीं है। Another problem is a given solution of NaH contains 4 gram of NaH per liter of solution. Calculate the molarity of the solution. तो देखिए 4 ग्राम NaH का दिया है, तो NaH का मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो मोलर मास कितना 40 ग्राम। आप NaH का मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, 4/40 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaH कितना 4/40 ग्राम, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaH कितना मिल गया, इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गया 0.01 मोल। तो मोलारिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो 0.01 by 1 that is equal to 0.1 molar solution. Then another problem, a solution is prepared by dissolving 1 gram of NaH in water to get 250 ml of solution. Calculate its molarity. तो यहाँ 1 ग्राम NaH का क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1/40 हो जाएगा। अब उसको हम क्या करेंगे, 250 ml सोल्यूशन दिया है उसको लीटर में करके हम डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा कितना, मोलर मास ऑफ NaH 40 ग्राम होता है, तो हमारा मोलारिटी कितना हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्ट बाई मोलर मास, वही नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। और हम उसको डिवाइड किससे कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मिलीलीटर में दिया है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/40 इंटू 1000/250, मतलब ये पार्ट हमारा नंबर ऑफ मोल्स का हो गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में है, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला गया, तो इस तरह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में हो गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो मोलारिटी कितना आ गया 0.1 मोलर सॉल्यूशन। So today we discussed about limiting reagent and its calculation, then mass percentage, molarity, molality, and mole fraction in detail and their calculations. So some assignment for you as a homework: define limiting reagent, explain the following terms: molarity, molality, and mole fraction, and calculate these numericals by yourself. If you are facing problem, then watch again the video and then try. Definitely you will be able to solve these problems because in the video these are clearly explained. इसको आप कीजिए। Thank you.